चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स का और ये हमारा वीडियो है पार्ट 11। 10 पार्ट तक हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे करंट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? एक है ओपन स्काई संधि और एक है ओपन स्काई समझौता। ये अलग चीज़ है इससे, ये दोनों अलग अलग। ओपन स्काई समझौता, ये OST ओपन स्काई ट्रीटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अमेरिका OST से अलग होने के बाद रूस ने भी अलग होने की घोषणा कर दी। पहले अमेरिका इससे अलग हुआ था, उसके बाद अब रूस ने भी घोषणा कर दी कि हम इससे अलग हो जाएंगे। ये है क्या? देखिए ये सदस्य देशों की सीमाओं में जो सैन्य गतिविधि है उसकी जांच के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति देता है। जो भी इस OST में का सिग्नेटरी होगा, जो भी साइन कर देगा, उस देश में उसकी सैन्य गतिविधियों की जांच करने के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। तो अमेरिका पहले अलग हुआ था, अब रूस भी अलग हो गया। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के वर्षों में शुरू हुई थी और अमेरिका द्वारा तनाव को कम करने के उद्देश्य से ये शुरू की गई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ रसिया बन गया, रूस बन गया, सोवियत संघ USSR के विघटन के बाद नाटो क्या था और वार्सा पैक्ट, ये दोनों सैन्य संगठन थे। तो एक गुट का नेता था अमेरिका, वो नाटो में शामिल था, और जिधर USSR था वो वार्सा पैक्ट बनाए थे। तो नाटो और वार्सा पैक्ट में शामिल देशों के बीच मार्च 1992 में हेलसिंकी फिनलैंड में हस्ताक्षर किए गए थे ओपन स्काई ट्रीटी में। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें देखिए 34 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसमें USA, रसिया सहित में सैन्य गतिविधियों की जांच करना है, ये प्रावधान है। रणनीतिक सूचना साझा करना है, सैन्य गतिविधियों की, सैन्य अभ्यास क्या हो रहा है, मिसाइल कहाँ कहाँ पे तैनात की गई हैं, कैसी हैं, तो उसकी सूचना एक दूसरे देशों को साझा करना होता है। भारत इसका सदस्य नहीं है अभी OST का। 2019 में दोनों ने स्वयं को मध्यम दूरी की परमाणु संधि, एक ये समझौता था, पहले इससे अलग किया था और अब इससे अलग कर लिया है OST से। 47वां शिखर सम्मेलन, 47वां G7 शिखर सम्मेलन अभी हुआ है हाल ही में। 1975 में ये शुरू हुआ था, ये ग्रुप बना था G7। जून 2021 में यूके में ये हुआ था, 47वां जून 2021 में, और भारत को इसमें अतिथि के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत के साथ और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, इन दो देशों को और आमंत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है इस बार के शिखर सम्मेलन का? तो कोविड महामारी से मुकाबला करने में मदद करने के लिए विश्व के जो बड़े बड़े लोकतंत्र हैं, अग्रणी लोकतंत्र हैं, उनको एकजुट करना, एक साथ लाना। सदस्य इसके कौन कौन से देख लीजिए, कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली और जापान, इतने इसके 7 जो देश हैं वो इसके सदस्य देश हैं। इसका कोई अस्थायी मुख्यालय भी नहीं है। इसके निर्णय बाध्यकारी भी नहीं होते, गैर बाध्यकारी हैं। कोई निर्णय लिया जाएगा तो जरूरी नहीं कि देश पूरा करे, पूरा नहीं भी करेंगे, उस निर्णय को अमल नहीं करेंगे तो कोई सजा नहीं है। रसिया को 2014 में इससे अलग कर दिया गया था, पहले इसका सदस्य भी था रूस। 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण इसको अलग कर दिया गया था। विनिवेश क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा की थी कि जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उनमें अधिकतम 4 पब्लिक सेक्टर की, अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही होंगी, बाकी सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी को निजीकरण किया जाएगा। इस नीति के तहत जो रणनीतिक क्षेत्रों के लिए एक सूची अधिसूचित की जाएगी, सूची जारी की जाएगी, और निजी कंपनियों के अलावा कम से कम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की, अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम होंगे। अन्य क्षेत्रों में औचित्य के आधार पर, जो रणनीतिक क्षेत्र है उसमें तो पब्लिक सेक्टर की 4 ही कंपनियां होंगी, और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें औचित्य के आधार पर कि इनकी ज़रूरत है या नहीं, उस आधार पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs का निजीकरण किया जाएगा। साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक विनिवेश का मतलब ये होता है कि निजीकरण। साधारण विनिवेश अलग होता है। रणनीतिक विनिवेश क्या होता है कि स्वामित्व का ही और नियंत्रण का हस्तांतरण कर देना, मतलब कोई कंपनी पूरी तरह से बेच देना, प्राइवेटाइज कर देना उसका। और डीपम क्या है, DIPM, ये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इसमें 6 विभाग आते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। लोक उद्यम, हाल ही में अभी लोक उद्यम विभाग को इसमें शामिल किया गया है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। पहले 5 विभाग थे, अब इसको शामिल किया गया है तो 6 विभाग हो गए हैं। तो डीपम जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की रणनीतिक बिक्री के लिए नोडल विभाग है डीपम।
इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देख लेते हैं। देखिए ये इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा, जावा, ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पे एक ज्वालामुखी है, सिनबाग ज्वालामुखी। ये है जावा, जावा द्वीप पे एक दो ज्वालामुखी देख लीजिए, मेरापी ज्वालामुखी, सेमारू ज्वालामुखी, सेमरू। बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया पे। जो सेमरू ज्वालामुखी है इसे द ग्रेट माउंटेन कहा जाता है। ये जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी है और इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक है। वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम, वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम केरल के राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। इसका आयोजन केरल के वैदिक एडुराइट फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। जो सरकारी स्कूल हैं और जो सरकारी नहीं है, सिर्फ सरकारी सहायता लेते हैं, ये दोनों विद्यालय ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, बदायूं के रहने वाले थे ये। इनका हाल ही में निधन हो गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सारे सम्मान ये पा चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनको याद रखिएगा, अगर पूछे जाएगा कि हाल ही में किसका निधन हुआ है या कौन भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान ऑप्शन में रहेगा, तो टिक कर दीजिएगा। रक्षिता एम्बुलेंस डीआरडीओ ने अभी ये बनाया है। सीआरपीएफ को मोटर बाइक आधारित एम्बुलेंस है। ये रक्षिता एम्बुलेंस क्या है? तो मोटर बाइक है एम्बुलेंस। पराक्रम दिवस, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 2021 इस वर्ष से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती होती है और 23 जनवरी 2021 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत है ये कौशल भारत मिशन। इसके 3 वर्जन है। 1 वर्जन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि मुफ्त में लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण देना। और कार्यान्वयन कौन कर रहा है? एनएसडीसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका कार्यान्वयन कर रहा है। इसके घटक हैं लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएं, कौशल और रोजगार मेला आयोजित करना। 2 में क्या है? तो 12,000 करोड़ का बजट दिया गया है। केंद्र प्रायोजित, केंद्र प्रबंधित, सीएससीएम और सीएसएसएम, राज्य प्रायोजित, राज्य प्रबंधित। 3 में क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जलीकट्टू, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये एक परंपरा है जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और ये एक खेल प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें बैल मालिकों को सम्मानित किया जाता है जिन्हें वो प्रजनन के लिए पालते हैं। बैल मालिक बैल को बहुत ही खिला पिला के बहुत तंदुरुस्त बनाते हैं और बैलों को, उन बैलों को वश में या नियंत्रण में किया जाता है वहाँ की आम पब्लिक के द्वारा। और यदि वो बैल को नियंत्रित कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं नियंत्रित कर पाते हैं तो बैल के मालिकों को पुरस्कार दिया जाता है। फसल कटने के समय पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में त्यौहार मनाया जाता है जलीकट्टू का, तमिलनाडु में। जलीकट्टू पर कानूनी हस्तक्षेप, अभी मुद्दे देख लेते हैं इससे संबंधित क्या है। 2011 में केंद्र सरकार ने बैलों को उस सूची में शामिल कर दिया था जिसमें शामिल जानवरों या मतलब जानवरों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा सकता था, आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे और उनकी प्रदर्शनी भी नहीं कर सकते थे। अब जब इस सूची में डाल दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो जो नियम कानून बनता है उसको लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि बैल को अब ना प्रशिक्षण दे सकते थे ना प्रदर्शनी कर सकते थे। जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया, बहुत विरोध हुआ तो राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को वैध कर दिया। बहुत व्यापक स्तर पर विरोध होता है इनका, तो इसे अदालत में चुनौती दी गई है, अभी पेंडिंग है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि जलीकट्टू के मामले में एक संविधान पीठ के पास इस मामले को भेज दिया, संविधान पीठ का निर्माण कर दिया। अब संविधान पीठ के पास अभी ये मामला लंबित है, जब वो निर्णय दे इस पर। कर्नाटक में भी इसी प्रकार की एक प्रथा चल रही है, कंबाला। कंबाला में क्या है, भैंसों की रेस होती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत की कौन कौन सी पहलें हैं देख लेते हैं। हाल ही में देखिए 1 अप्रैल 2020 से भारत ने BS6 मानक को अपना लिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2019 में शुरू किया गया था 2024 तक। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक PM10 जो प्रदूषण है और PM2.5 इनकी सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना है। उजाला योजना क्या है, तो 360 मिलियन से अधिक LED बल्ब का वितरण किया गया है जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा, ये कम लाइट खाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन 2009 में शुरू किया गया था और 2022 तक सौर ऊर्जा से 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों, समुदायों, इन सबको जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इनसे मुकाबला करने के उपाय जो हैं उनके बारे में जागरूक करना, जागरूकता अभियान था ये।
ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद्यालय, इसको सब्सक्राइब कर दें। इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।